सर, अशोक स्तंभ की डिज़ाइन में बदलाव किया गया है, इसमें आपकी निजी राय क्या है? जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक स्तंभ का पिछले कुछ दिनों पहले पदार्पण किया, अनावरण किया, उसको देखकर बड़ा ही एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई कि जिस प्रकार पहले जो लगभग 250 साल पहले के करीब हमारे अशोक स्तंभ जो सारनाथ में रखा गया था, बनाया गया था, उसकी बिल्कुल ही एक विपरीत छवि निकलकर इस मौजूदा अशोक स्तंभ के प्रतीक में दिखाई दी। जो डिज़ाइन बदला, अब डिज़ाइन बदलने को लेकर दो तीन प्रकार के मत जनता के बीच में भी निकल कर आ रहे हैं। एक मत ये कहता है कि भाई हम इस प्रकार के डिज़ाइन का बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा मत ये कहता है कि हम डिज़ाइन को बदल सकते हैं, परंतु कानून के दायरे में रहकर बदल सकते हैं। तीसरी बात ये कि आर्टिकल 51A जो हमें ये कहता है कि हमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको जिस रूप में वो है उसी रूप में ही उनको सम्मान देना चाहिए, उनमें बदलाव नहीं लाना चाहिए। तो आर्टिकल 51A की भी वायलेशन कहीं ना कहीं इसके अंदर निकल कर आ रही है। डिज़ाइन अशोक स्तंभ को एक साधारण डिजाइन नहीं है, साधारण एक चीज़ नहीं है। अशोक स्तंभ तो संविधान के अंदर ही खुद दिखाई हुई है। अगर आप संविधान के अंदर जो प्रतीक दिखाए गए हैं उन प्रतीकों को आप बदल रहे हो तो उसके कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको बदलना चाहिए। वो उसको एक प्रकार से संविधान पार्लियामेंट के अंदर जाके उसको प्रस्ताव लाना चाहिए कि भाई हम इस प्रकार का संशोधन ला रहे हैं कि हमारे अशोक स्तंभ के डिजाइन को हम बदलने जा रहे हैं। मन मर्जी से किया हुआ कार्य आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो पहले वाला अशोक स्तंभ जिसकी छवि एक सौम्य स्वभाव की, एक शालीन स्वभाव के सिंह के रूप में है, जो देश की संपूर्णता को दिखाता है, देश की ताकत को भी दिखाता है। और दूसरी तरफ जो नया जो अशोक स्तंभ का चिन्ह आया है आज हमारे बीच में, जो देखने से पता चला, जिसमें जिस प्रकार से सिंह के मस्तक को देखें, सिंह के चेहरे को देखें, उनके दांतों को देखें, तो एक प्रकार से कहीं न कहीं ये हिंसा का चिन्ह जरूर दिखाई पड़ता है। क्योंकि पहले अहिंसा का रूप था शेर का, अब इस प्रकार से, क्योंकि धारणा ये होती है शेर जब अपना मुंह खोलता है तो किसी न किसी हमले की तरफ उसको इंगित करता है। पहले जो अशोक स्तंभ के थे हमारे, उसमें जो सिंह का रूप था बहुत ही सौम्य स्वभाव के, शांत स्वभाव के और देश की एक ताकत को दिखाने वाला था। तो मैं डिज़ाइन जो बदलना है वो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक पार्टी विशेष का अपने एक एजेंडे के तहत इसको बदला गया है। संपूर्ण देश की इसके प्रति कोई सहमति नहीं ली गई, ना ही कोई जनता से इसका सहमति, रेफरेंडम कह लो चाहे आप, जनता से जनमत लिया गया हो, ना ही इनका संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय प्रतीक को बदलने का कोई फैसला पार्लियामेंट में लिया गया हो। सर, कुलदीप बिश्नोई जी आजकल बड़ी चर्चा में है। 18 तारीख को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी बदलना और ये उस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी सवाल देता तो बेहतर है, परंतु आपने सवाल किया तो मेरा उत्तर देना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप कुलदीप बिश्नोई का इतिहास देखें और अतीत में भी जाएं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो नाराज होकर इन्होंने 2 दिसंबर 2005 को एक हरियाणा जनहित पार्टी बनाई। उस समय इनके पास कुछ भी जनाधार नहीं आया और ये कह रहे थे कि हम सरकार बदल देंगे, परंतु इनके पास कुछ नहीं हो पाया। तो मात्र 1 या 2 विधायक ही रोहतक की उस रैली में जोड़ पाए। उसके बाद ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए घूम रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, और उनके पास केवल सिवाय आज मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के अलावा उनका अब कोई भविष्य नहीं है। वजह ये है कि जो वोट बैंक आदमपुर के अंदर होता था, वो वोट बैंक में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सेंध लगा चुकी है। और कहीं ना कहीं शायद कुलदीप बिश्नोई को भैंस तारा होगा, या तो जो पीछे ईडी ने इनके रेड मारी थी जिसमें कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई का नाम आया, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं साफ संकेत करती है। या तो कुलदीप बिश्नोई ने मौजूदा सरकार के सामने घुटने टेक दिए, या भाजपा के
जीत के आसार आदमपुर हल्के में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और खुद की राजनीतिक हार दिखाई दे रही है। तो दोनों ऐसे कारण हैं जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को, जो कभी इनके पिताजी सोनिया गांधी और कांग्रेस को माँ मानते थे, आज उसी कांग्रेस को, उसी माँ को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो इनका एक व्यक्तिगत लालच मैं मानता हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थ है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अदरवाइज पूरा हरियाणा में इन लोगों का अब कोई जनाधार नहीं है, ना कोई इनका दमखम है। भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को जो इनका होता था उसको पहले ही वो सेट कर चुकी है। सर सितंबर माह में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, इस पर नेहरू के अपने सिंबल पर लड़ेगी? जी, जैसे हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सलाह करके एक फैसला लिया है कि जिला परिषद के चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। पर सवाल ये है कि सरकार चुनाव कराएगी कब? आप ये देखिए, बहुत लंबा समय बीत गया, जिला परिषद के चुनाव नहीं कर पा रहे, पंचायतों के चुनाव नहीं कर पा रहे, पंचायतों के सभी कार्य ठप पड़े हैं, कोई पंचायतें फैसला लेने में सक्षम नहीं है, सारी शक्तियां सरपंचों से लेकर सरकार के द्वारा अपने अधीन ले ली गई है। तो गांव की तो चौधर रही नहीं, गांव की चौधर तो आज अफसरों के पास है, डीसी महोदय के पास है, गांव के लोग अपना फैसला नहीं ले पाते। और कानून सम्मत भी अगर जिला परिषद का कार्यकाल है, पंचायत का है, सरपंच का है, इनको 6 महीने के अंदर अंदर ये कार्य करवाना चाहिए था चुनाव का, परंतु इन्होंने उल फजूल की एक ड्रामेबाजी कर रखी है इस मैटर को लिंगर ऑन करने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा है कि आप किसी प्रकार का चुनाव का जो एजेंडा है उसको समय रहते समय अवधि में पूरा करें, तो सरकार क्यों भाग रही है चुनाव से? सरकार अगर शहर के चुनाव करा सकती है तो गांव के चौधर के चुनाव क्यों नहीं करवा सकती? ये सरकार का नज़रिया गांव ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है गांव की समस्याओं को लेकर, उनके कान पे जू नहीं रह रही सरकार के कि वे गांव के लोग कितनी तकलीफ में, उनके विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं, अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करेगी। हम तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इन चुनावों को फटाफट किया जाए, ताकि जो कार्य ठप पड़े हैं देहात के अंदर, वो देहात के कार्य पूरे हो सकें, लोगों को सुविधाएं मिल सकें।